who, and now we go to a very, very, very happy man, the chief spokesperson of the Samajwadi Party, one of the most articulate spokespersons for any political party anywhere in the country, Mr. Manoj Yadav. Manoj Yadav ji, namaskar. बहुत नमस्कार आप सभी को, आप दोनों को। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या चेहरा का एकदम प्रकाश से एकदम ब्राइट शाइन हो रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि चेहरे से ट्यूबलाइट, चेहरे के अंदर कोई ट्यूबलाइट है जो शाइन कर रही है, जबरदस्त। सर अभी अपने घर में होंगे शायद, लखनऊ में लगता है मुझे। यस यस यस, वंडरफुल सर, कंग्रेचुलेशंस मनोज यादव साहब, कंग्रेचुलेशंस। आपको भी बधाई और उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को भी सुकून के दिनों के लिए बधाई। सर सबसे बड़ी बात ये है, आपको बधाई एक और चीज के लिए, आप पहले शख्स थे जिसने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 40 का आंकड़ा पार नहीं करेगी उत्तर प्रदेश में। आपने ये कहा था, यहीं पर कहा था, उस वक्त हमें विश्वास नहीं हो रहा था, बट कंग्रेचुलेशंस टू यू, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो अब ये बताएं सर, ये मिरेकल कैसे हुआ, किस तरीके से आप लोगों ने अचीव किया, उसका जरा विवरण दीजिए सर, प्लीज प्लीज गो अहेड। देखिए, इसमें सिलसिलेवार समाजवादी पार्टी ने बड़े बेहतरीन ढंग से काम किया। शुरुआत हमने अपने जो हमारा कैडर था, हमारा बूथ से लेके और जितना भी स्ट्रक्चर था यूथ विंग का, सबको हमने ट्रेंड किया और ट्रेनिंग ये की कि हमें बीजेपी से कैसे नए पैटर्न से चुनाव लड़ना है। तो बूथ स्तर पे हमने पूरी ट्रेनिंग की, जिलेवार, लोकसभा वार, विधानसभा वार। हमने उस प्रोग्राम को लगभग कोरोना काल के पहले से ही शुरू कर दिया था और वो कोरोना की वजह से फिर रुका, फिर बात को फिर किया और वो लगभग हो गया 70% हो पाया था, क्योंकि बड़े सारे 22 में भी चुनाव आ गया था, 22 के बाद फिर शुरू किया तो थोड़ा सा इतना माहौल नहीं मिल पाया, लेकिन फिलहाल हमने लगभग 70-75% काम कर लिया। इसके बाद जब गठबंधन बना, इंडिया अलायंस बना, क्योंकि एक सबसे बड़ा डायलॉग जो आपने सुना पूरे देश में मोदी जी के द्वारा कि लड़ेगा मोदी के सामने, कोई नहीं, बिखरा हुआ विपक्ष नहीं हरा सकता, तो विपक्ष एकत्रित हुआ। इसके बाद एक स्ट्रेटजी बनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब इंडिया अलायंस बना तो उन्होंने पीडीए की बात करी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और ये 3 शब्दों ने मिरेकल कर दिया। कुछ लोग इकट्ठा होने की कोशिश किए, लेकिन आप भी जानते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अगर 3 लोग आधी आबादी और अगड़ों में भी जो समाजवादी विचारधारा सेकुलरिज्म की बात करते हैं, अगर वो सब एकत्रित हो गए तो निश्चित तौर पे एक बड़ा वोट बैंक तैयार हो गया। फिर हमको लड़ना था, बीजेपी के वोट बैंक पे हमला करना था, और बीजेपी का वोट बैंक क्या था, यही पी और डी था। ए को हटा दीजिए, ए में आधी आबादी थी, लेकिन अल्पसंख्यक से उनका दुराव है, वो मानते हैं कि उनको वोट नहीं देते हैं, लेकिन पिछड़ा दलित जो बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत थी, और महिलाएं, उन पे समाजवादी पार्टी ने काम किया। हमने सबसे पहले पिछड़ों को बड़े टिकट दिए और एक बिग नंबर हमारा है, लगभग हम 17 या 18 के करीब हमारे सांसद पिछड़े समाज से आते हैं जो मौजूदा है, उसमें 5 यादव हैं, बाकी सारे लोग हैं। तो एक जो कॉम्बिनेशन बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट वितरण का, वो एक बहुत। तब फिर एक मैंने बड़ी बात कही थी जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं, मेरठ और अयोध्या की सीट पे हमने जनरल सीट पे एससी वर्ग का हमने पार्टी प्रत्याशी अपना। क्या हुआ, मेरठ भी बीजेपी हार गई थी और अयोध्या तो खैर हारी। मेरठ में जबरदस्ती हमारे प्रत्याशी को हरा दिया गया, एक बड़े कम मार्जिनल वोटों से जबरदस्ती काउंटिंग नहीं कराई गई, वो सबको पता है। और जिस तरीके से उसका एक बड़ा चंक बना, एक बड़ा नंबर्स बना, जिसमें पीडीए था, और उस पीडीए की वजह से बीजेपी चारों खाने ध्वस्त हो गई। इसके लिए मैं अपने बेहतरीन नेता, आपकी स्क्रीन पे जो चल रहे हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता, क्योंकि एक सरकार की तानाशाही इतनी बढ़ गई थी कि वो सब कुछ मनमाने तरीके से कर रही थी। आज की ये स्थिति है कि उनके पास कुछ अपना मनमाना नहीं है, कुछ अपने हिसाब का नहीं है। जो कुछ होगा मैं में नहीं होगा, हम में होगा, और हम के हिसाब से काम करना पड़ेगा, चाहे सत्ता में रहे अथवा विपक्ष में। लेकिन पहली बार हम लोगों ने देखा है, खैर वो कल पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब संबोधित करने गए अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे, तो पहली बार हमने देखा जो पीछे उनके बैनर लगा था उसमें भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन उर्दू में लिखा हुआ था, पहली बार देखा। दूसरी चीज,
दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी जी ने एक और चीज कही, मुझे लगता है उसको गंभीरता से लेना चाहिए, कि मैं काले धन को खत्म करने के लिए कटिबद्ध हूं और मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। इसका मतलब ये हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनका जोर शोर से दोबारा इस्तेमाल होगा। आपको क्या लगता है सर, मनोज यादव जी? मुझे नहीं लगता कि इस बात से कोई बहुत विशेष फर्क पड़ने वाला है। उन्होंने इस्तेमाल किया, और जाया नाजाया दोनों चीज, जायज तरीके से नाजायज तरीके से। देखिए, अगर किसी के पास कोई अकूत संपत्ति है, काला धन है, गलत तरीके से पैसा है, उसकी जांच होनी चाहिए। वो मेरे पास हो, आपके पास हो, किसी राजनीतिक दल के पास हो, उस पर कोई सवाल नहीं हो, लेकिन नाजायज परेशान किया जाए। और जब काले धन की बात आएगी तो एक बात तो हम आप चर्चा करेंगे ना, कि ये जो चंदा आया है वो किन किन कंपनियों से चंदा आया है, ऐसे लोगों से चंदा आया है जिन लोगों की कमाई और उनका तरीका जो कितना किस किस तरीके का था, ये सारी बातें स्पष्ट हैं, सामने हैं। तो नरेंद्र मोदी जी क्या अपने बीजेपी के चंदे की जांच कराएंगे उन लोगों से जिनके पास काला धन है? और मोदी जी की बात का कोई विश्वास नहीं करता है। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा कि कौन सुन रहा है, कौन सुनना चाहता है नरेंद्र मोदी जी को? सुनना चाहता देश तो आज ये स्थिति थोड़ी ना होती। राजनाथ सिंह जी अपने ट्वीट में क्या लिखते हैं कि वो नड्डा साहब को धन्यवाद दे रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो धन्यवाद दे रहे हैं, वो मोदी जी को, अमित शाह जी को थोड़ी नहीं धन्यवाद दे रहे हैं। और बाकी जो उनके अंधभक्त हैं वो मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि मोदी जी ने इस तरह कर दिया चीजों। तो काले धन पे इस सरकार का रोल जीरो है, शून्य है। इस देश की आम गरीब माताओं बहनों के जो बचे हुए पैसे थे, सेविंग के पैसे थे, वो नोटबंदी करके और फिर तमाम तरीके की चीजों को करके उन्होंने उस पैसे की ताकत को खत्म किया। कोई काला धन नहीं लेके आ पाए, ना तो विदेशों की बैंक से आया जो स्विस बैंक में था, जिसके आंकड़े लेके अरुण जेटली से लेके और पता नहीं कितने बीजेपी के लीडर घूमा करते, और ना ही पैनामा पेपर से आया जिसको छापा करते थे हर जगह पे, वो भी नहीं आया। लेकिन सर, इसके पहले के प्रदीप जी अपना सवाल पूछे हैं, मोदी जी को ये क्या चक्कर है, ये मुझे समझ में नहीं आया। उनको 8 तारीख से इतना प्यार क्यों है? वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं 8 जून को 8 बजे, ये क्या है? मतलब 8 नवंबर 8 बजे नोटबंदी, 8 जून 8 बजे शपथ ग्रहण, इसके पीछे क्या क्या मंशा हो सकती है? और आप कुछ भी खींचिए, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही, ये स्लोगन है आजकल बीजेपी का। कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी जी। नहीं, देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है, नरेंद्र मोदी जी एक पॉपुलर लीडर हैं। और वो तो कह रहे थे वो 400 पार करेंगे, फिर कह रहे थे हम बीजेपी सिंगल प्लेयर 370 पार करेंगे। ना तो वो 400 पार किए, ना वो 370 पार किए, 270 भी नहीं आ पाए, वो 240-40 के आसपास रुक गए। तो आएगा तो मोदी ही, ये एक बहुत मेरे ख्याल से निम्न स्तर का डायलॉग हो गया। हाँ, आप एनडीए की बात करेंगे, उन नेताओं की बात करेंगे, जो आपने उर्दू वाली बात कही उसका भी जवाब दे दूं। नीतीश जी भी हैं, चंद्रबाबू नायडू जी भी हैं, ये दोनों समाजवादी नेता, सेकुलर विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। उसमें जयंत चौधरी हो, हम पार्टी के नेता हो, किसी को किसी से कोई आपत्ति नहीं है। अब वो कोई बहुत कठोर और बड़े कड़े वचनों वाला हिंदुत्व की और इस तरह की बड़ी गंदी बात करने वाला लीडर के सारे मोदी जी सरकार नहीं चला पाएंगे। खैर, कोई है भी नहीं उनके पास, तो अब उनको लिबरल होना पड़ेगा। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल वो विपक्ष के खिलाफ क्या करेंगे, नंबर उनका है, ये मैं बड़े दावे से आपसे कह रहा हूँ। और मेरे आंकड़ों पे ध्यान रखा करिए, मैं कह रहा हूँ जांच होगी, सबकी जांच होगी, जिन्होंने चंदा लिया है, जिन्होंने चंदा चोरी किया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री कोष को भी एक ऐसा सवालिया निशान बना दिया, जिसपे एक प्रश्न खड़ा करा दिया। क्या कभी भी नहीं हुआ? प्रधानमंत्री कोष पे कभी क्या कोई जांच हुई? क्या कभी कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे क्या? लेकिन देश में पहली बार प्रधानमंत्री कोष पे भी एक बड़ा सवाल उठा है। सर, मुझे रोकना पड़ेगा आपको एक सेकंड, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कोष अलग है, ये पीएम केयर्स फंड अलग है। आप पीएम केयर्स फंड की बात कर रहे हैं सर। आप उसको जो समझे, जो कुछ समझे, प्रधानमंत्री के नाम से अगर पीएम केयर फंड है तो उसकी भी जांच होने का नंबर होनी चाहिए, बिकॉज़ इट्स अ प्राइवेट फंड, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट फंड। अरे तो क्यों पीएम, कोई प्रधानमंत्री कोई प्राइवेट लोगों का आदमी होता है क्या? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थोड़ी नहीं कि वो प्राइवेट फंड बनाए। क्यों बनाएगा भाई, क्यों बनाएगा? भ्रष्टाचार करने के लिए बनाएगा क्या?
हर चीज का लेखा जोखा होना चाहिए। अगर लेखा जोखा नहीं है तो मैं बिल्कुल इस बात को मानने को नहीं तैयार हूं कि कोई वो प्रधानमंत्री निष्पक्ष या ईमानदार होगा। हम अपने पास से 1 रुपए खर्च करें और या 1,000 करोड़ रुपए खर्च करें, उसका हिसाब क्यों नहीं देंगे? अगर हिसाब नहीं दे रहे तो इसका मतलब सब गोलमाल है, सब गोलमाल। मनोज जी बहुत जो जाति समीकरण जो बीजेपी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश हमारे पास है, ओबीसी समाज हमारे पास है, प्रजापति, कुर्मी, राजभर, लोध, निषाद, मौर्य, जट, इन सबको हमने एम्पावर कर दिया, मंत्री बना दिए। उनका कहना था, गारंटी था, ये तो यादव जी, यादव कम्युनिटी, कांग्रेस और अल्पसंख्यक मिलके भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जहां आपने किया पीडीए, जो भी आपने किया, वही जाति समीकरण बीजेपी का वहीं पर बिहार में, वहां पर तेजस्वी सक्सीड नहीं, वो अनबीटेबल समीकरण वही भी था। तो यहां आप सक्सीड हो गए, बिहार में तेजस्वी जी कर नहीं पाए। मनोज जी, ये एक बहुत सबका चिंता का विषय मीन्स ये कैसे हो गया ऐसे? I think we lost him. He's back. मनोज Yes, जी, yes, आप सुने? आ गए, आवाज आ रही? हाँ, आई कैन हियर यू। आपने प्रश्न सुने? जी, जहां आप सक्सीड हो गए वहां तेजस्वी हार गए। वही समीकरण जो बीजेपी कह रहा है कि हमारा है, ओबीसी समाज, एम्पावरमेंट, वो कर दिया। वहीं पर भी वही समीकरण उन्होंने कहा कि हमारा है, वहां पर वो जीते, यहां पर कैसे हार गए? देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में 2 धुरीय चुनाव हो रहा था और गठबंधन के भी बहुत ज़्यादा प्लेयर नहीं थे। हमारी तरफ तो बिल्कुल नहीं थे, हमारी तरफ सिर्फ कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी और कोई प्लेयर नहीं थे। बीजेपी की तरफ ज़्यादा नंबर्स थे और बीजेपी लगातार एक समण मुख्यमंत्री बैठाल के उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की बात कर रही थी। निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी एक कन्वर्टेड बैकवर्ड हैं, वो बाय बर्थ बैकवर्ड नहीं है। That's a new one. जो बातें मैं कह रहा हूँ उस बात का बड़ा मतलब है। तो जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो दिखाना चाहिए था वो दिखाया नहीं, और बिहार में तो वहाँ पे पिछड़ा मुख्यमंत्री है और जाति जनगणना भी करवा ली, तो वहाँ के लोगों को लगता है कि उनके साथ जस्टिस होगा। तो शायद नीतीश जी की वजह से एक बड़ा वोट बैंक ट्रांसफर हो गया। नीतीश और जो रामविलास पासवान जी के, चिराग पासवान जी, इनकी वजह से जो पी और डी है उसका एक बड़ा शिफ्टिंग हुआ। उसके साथ ए का भी शिफ्टिंग हो गया। राजद के पास बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं थे, कांग्रेस के पास अपना कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, बिहार हो चाहे कोई अन्य भी स्टेट हो। तो इस वजह से तेजस्वी जी का लॉस हुआ और पीएम थे उनके साथ, तो उनका भी वैचारिक ही वोटर है, जो भी है उसका लाभ उनको मिला। जहां एक सीट थी मेरे ख्याल से कांग्रेस की सिर्फ थी, आज वो लोग 9 सीटों पे हैं। तो ये एक बड़ा फायदा है, और अगर नीतीश जी साथ रहते तो मेरे ख्याल से और बिग नंबर्स आते। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब आएंगे, समय पे आएंगे और तारीख पे आएंगे। अभी आपको क्या लग रहा है सर, इट विल बी इजी? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी पहुंच गए दिल्ली? देखिए, 2 बातें हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण आपको मैं ब्रेकिंग दे सकता हूं जो अभी किसी चैनल पे नहीं चल रही। एनडीए ने प्रधानमंत्री खोज लिया है, जो पुराना वाले थे वही कंटिन्यू है, टू बी कंटिन्यूड। और इंडिया अपना प्रधानमंत्री खोज रहा है जी। वो इंडिया अलायंस से भी हो सकता है, वो एनडीए से भी हो सकता है, वो देश का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो हम अपना प्रधानमंत्री खोज रहे हैं, जहां हमको मिल जाएगा हम अपनी सरकार बना लेंगे, इसमें 2 राय नहीं। और इसी में बीजेपी को एक झटका लगा, एक डर लगा। आपने देखा था अपने मोदी जी कैसे, कितने निरीह प्रधानमंत्री बन के अपने जीतने के बाद जब भाषण देने आए बीजेपी कार्यालय, कितने मासूम, कितने बेचारगी, कितनी मतलब वो मुझे अच्छा नहीं लगा। एक पल के लिए मुझे लगा प्रदीप गुप्ता है क्या। बिल्कुल प्रदीप गुप्ता वाली स्थिति में आ गए थे कि अब रुमाल निकालेंगे और फिर ऐसे आंसू पोंछेंगे, फिर रोएंगे, फिर भाषण देंगे। और इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जो ट्रोल आर्मी मुसलमानों के लिए पैदा की थी नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, बीजेपी के आर्टिस्ट ने, वो ट्रोल आर्मी आज बीजेपी के उन हिंदुओं को गाली दे रही है। सिर्फ जानते हैं किस लिए? अयोध्या की सीट लूज कर गए। अयोध्या की लूज करने की वजह से उनका पूरा फोकस ये हो गया कि भैया ऐसा है, अब ये हिंदू नहीं है, मोदी जी को हरा दिया तो ये सारे हिंदू नहीं है, ये सब कोई और है, ये सब पता नहीं क्या क्या चल रहा है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते जिन हिंदुओं के, जिन बैकवर्ड्स, जिन दलित,
जिन अगड़ों की वोट के दम पे नरेंद्र मोदी जी 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, आज उनकी ट्रोल आर्मी सिर्फ अयोध्या की सीट हरा दी। But that's अरे हमने disgusting. समीकरण सेट कर दिया Shameful. ना, समीकरण सेट कर दिया। सर शर्मनाक, इससे ज्यादा शर्मनाक बिल्कुल। बात और क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी। 10 नहीं। साल आपको सत्ता दी ना जनता ने, जी। कोई आप कितना सत्ता चाहते हैं? 47 तक आप जिएंगे नहीं, मैं बहुत भी फ्रैंक कह रहा हूं, आप 47 तक जिएंगे नहीं। आपकी जिंदगी के जितने साल हैं, आप क्या हमेशा सत्ता में चाहते हैं? तो विपक्ष कौन झेलेगा भाई? आपसे भी तो सवाल जवाब होना चाहिए। आपको इतना भी अवसर नहीं चाहिए कि आप विपक्ष में कैसे भूमिका निर्वहन करेंगे, कैसे लोगों। अब गठबंधन की सरकार चलाने की बात है, अब देखिए कैसे कैसे नाचेंगे, कैसे कैसे लोग करेंगे। कोई कह रहा है, अभी मैं एक चैनल पे था तो कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि मुझे 5 पोर्टफोलियो चाहिए, वो भी महत्वपूर्ण। जी। नीतीश जी कह रहे हैं मेरे को 4 चाहिए, वो भी महत्वपूर्ण। तो 9 तो यही निकल गए। अगर उसमें कहीं गृह मंत्रालय वाला हुआ तब क्या होगा? वित्त मंत्रालय हुआ मांगा तब गया क्या है, होगा? मांगा गया घंटी है, बजाएंगे। गृह मंत्रालय मांगा गया है। जी मैं कह रहा हूं, फिर करेंगे क्या मोदी जी? क्या करेंगे? अच्छा, ईडी सीबीआई किससे भिजवाएंगे ये बताइए? अगर नीतीश जी के पास चंद्रबाबू नायडू के पास चला गया तो उसका इस्तेमाल चंद्रबाबू नायडू हो सकता है रेड्डी के लिए कर ले, जी। और वो पूरे देश के लिए तो करने वाले नहीं। सबके मित्र हैं, सबके अपने। इतनी राजनीतिक मेरे ख्याल से टकराव किसी राजनीतिक दल से किसी से भी नहीं रहा। नहीं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पे भी बड़े आरोप प्रत्यारोप लगे उनकी सरकार में कि अरे ये समाजवादी पार्टी जान, लेकिन इतना टकराव नहीं था। एक स्पेस था, ठीक है, जांच एजेंसी कर रही करे, कौन रोक रहा है? रोजाना जांच। आप सिर्फ एक ही खबर थी सर मनोज यादव जी, अखबारों में मोदी जी के आने के पहले ईडी का नाम भी नहीं सुना था किसी ने। मतलब ये क्या है? खैर, इन एनी इवेंट व्हाट आई वाज कमिंग टू वाज, पिछली बार समाजवादी पार्टी की 5 सीटें आई थी सर, 5। अखिलेश यादव जी की स्टेटमेंट आई थी, मुझे याद है, कि जो जनता का फैसला है हम उसके आगे नतमस्तक हैं। वही जनता हमें सत्ता पे बिठा देती है और वही जनता हटा देती है। आज अयोध्या के हारने पर जो आपने कहा, जो अगर आप कमेंट्स पढ़ें और वेरीफाइड हैंडल्स के, ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल लोग हैं सर, वेल नोन पीपल जिस तरीके से गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, मतलब शर्म आती है, पढ़ के शर्म आती है। ये क्या हो गया है देश को? मनोज यादव जी, देखिए, इसी चीज से बचाना था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। सत्ता का कोई लोभ लालच न कांग्रेस को न समाजवादी पार्टी को। हम कोई भूखे नंगे लोग नहीं हैं कि सत्ता मिल जाए न फिर हम मर जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट बात बता रहा हूँ। कांग्रेस ने एक लंबे टेन्योर तक भारत पे शासन किया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पूरे देश पे उनका शासन। समाजवादी पार्टी 4 टाइम इन उत्तर प्रदेश, 1 टाइम और 2 टाइम हम सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पार्ट रहे। तो कोई ऐसी इच्छा नहीं कि प्रबल दावेदारी, लेकिन जो नफरत का दौर चल रहा है, जो एक दूसरे से लड़ाने की बात चल रही है, संविधान को कमजोर करने की। आप बताइए, बीजेपी बेहतर चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा 400 पार, तो उनके सांसदों ने कहा 400 पार हम यूं ही नहीं मांग रहे हैं, हमको तो संविधान बदल देना है भैया। संविधान में क्या बदलेंगे? संविधान अगर इस देश में सबसे ज्यादा किसी को मजबूती प्रदान करता है तो पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, वो लोग जिनके पास इस देश की सबसे कम पूंजी है, सबसे कम प्रॉपर्टी है, और वो अपना जीवन बड़ी मुश्किलों से गुजारे, क्योंकि ये एक ऐसा देश था जहाँ पे नफरत थी, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, छुआछूत के नाम पे, शिक्षा के नाम पे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे। इतने डिफरेंसेस शायद मेरे ख्याल से बहुत कम कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में होंगे जहाँ इतना डिफरेंस है। जाति के नाम पे आपको छुआ नहीं जाएगा। आप एससी क्लास से आते हैं, आपको छुआ नहीं है। आप ओबीसी क्लास से आते हो, आपके हाथ का हम छुआ खाना नहीं खाएंगे। इस तरह की हेटेड थी इस देश में। उस सब को अगर ताकत दी थी उन लोगों को, उन बड़े नंबर्स को, 80% लोग जो हैं, 90% लोग जो हैं, उनको संविधान ने ताकत दी। तो क्या बदलेंगे आप? आरक्षण बदलेंगे, नौकरियां खत्म करेंगे, उन लोगों को जिनको अधिकार है उनका हक अधिकार खत्म करते हैं। और क्या चेंज करने वाला? और कुछ भी चेंज करने वाला नहीं। हाँ, अभी सर 1 जुलाई से कुछ चेंज होने जा रहा है, आईपीसी की धाराएं चेंज होने जा रही है, जो कानून को बड़ा अजीबोगरीब बनाने की बात की जा रही है। मेरे ख्याल से पता चल जाएगा, इस देश के आम जनता को पता चल जाएगा, जिन लोगों ने 240 सीटें बीजेपी को लगभग दी हैं, मैं बता रहा हूं, वो लोग भी अगर कंटिन्यू मोदी जी वो कानून लागू कर देंगे, तो अगर वो
ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, हाथ जोड़ के रोएंगे नहीं, तो मेरा नाम बदल देंगे। मनोज यादव जी, या एक और इसका विरोध हो रहा है, जो क्राइम सीआरपीसी जो हर चीज में चेंज लेके आ रहा है, वो एक डरावना सा चीज है। उतना ही सेंट्रल एजेंसीज का पावर उन्होंने अपने स्टेट पुलिस को दे दिया है, तो पुलिस उठा के आपको 6-6 महीने के लिए डाल सकते हैं अंदर। ये बहुत चिंता का विषय है। इस पे सचमुच एज एन, बिकॉज आज के तारीख में आज फिर आप ऑपोजिशन ही हो, बिकॉज मोदी जी 8 तारीख को शपथ ले रहे हैं। मोदी जी का कहना है पूरे इंडिया अलायंस के पूरे ताकत लगाकर वो सिर्फ 231 लेके आ पाए, और मोदी जी के गारंटी अकेला मोदी जी 241 लेके आए हैं। तो और शपथ विधि हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आपका जो हर चीज का प्रॉमिस का होगा क्या, बिकॉज लोग आपको वोट किए थे। बढ़ती भरोसा, पहली नौकरी पक्की, महालक्ष्मी स्कीम में हम 1 लाख रुपया देंगे, 25 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस हम दे देंगे, नारी शक्ति को एम्पावरमेंट। तो क्या होगा मनोज यादव जी, ये सब कैसे क्या करेंगे अभी, बिकॉज जनता ने विश्वास करके आपको लाए हैं, अब ये सब सपने कहां से पूरा होगा? प्रदीप जी, राष्ट्रपति महोदया जो बैठी हैं वो हमको नहीं बुलाएंगे। मैं बहुत सारी बातें नहीं कह सकता, लेकिन कुछ बातें जरूर कहूँगा। वो हमको अभी नहीं बुलाएंगे, वो बुलाएंगे सबसे बड़े राजनीतिक दल को। तो बुला लो और फ्लोर टेस्ट पास करा लो, तो हम विपक्ष में बैठ जाएंगे। और बुलाने के बाद, फ्लोर टेस्ट फेल होने के बाद, जो विपक्ष में बैठे हैं उनको बुलाया जाएगा, वो अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। हम सत्ता इसलिए चाहते हैं, जिन भी स्कीम की बात आपने की, उन सारी स्कीम्स को हम जमीन पे उतारना चाहते हैं, और हम उतार के रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा है, हम प्रधानमंत्री बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री खोज रहे हैं। कहाँ हमको एक बेहतरीन प्रधानमंत्री मिलेगा? इंडिया में मिलेगा, एनडीए में मिलेगा, अदर में मिलेगा, कोई अर्थशास्त्री मिलेगा, कैसे मिलेगा? जो इन सारी स्कीम्स को, चूंकि ये सारी स्कीम्स अर्थ से जुड़ी हुई है, पैसे से जुड़ी हुई है। ऐसा तो है नहीं कि राम जी का प्रसाद है अयोध्या का, जो एक उसमें रखेंगे टोकरी में और सबको उठा के ऐसे ऐसे बांट देंगे, वो प्रसाद तो है नहीं। उसके लिए हमें बजट चाहिए, उसके लिए हमें सिस्टम चाहिए। देश की आर्थिक व्यवस्था 5वां शायद सिटी बन गया है, पता नहीं क्या बता रहे थे मोदी जी की, 5वां बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। तो मोदी जी ने 5वीं बनाई है, हम जनता को लौटा देंगे पैसा। तो यही हम सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम अपना प्रधानमंत्री खोज रहे हैं। आज की बैठक के बाद प्रधानमंत्री खोजा जाएगा, कहाँ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा। मोदी जी अपना टेनोवर पूरा कर चुके हैं। अब वो जबरिया प्रधानमंत्री की कुर्सी से अपना मोह लगाव बनाए हुए, अनावश्यक रूप से। 10 साल हो गए, आप तो इतने बैठे मनोज यादव जी, बैठे नड्डा जी बोल रहे, देखो मोदी जी ने क्या पॉलिसीज लाए। 8.2 जीडीपी ग्रोथ इस वर्ष का है, जो सरकार ने अनाउंस कर दिया ऑफिशियल फिगर 8.2 जीडीपी ग्रोथ। बोले कि आरबीआई से 100 टन सोना हम लोग वापस लेके आए, ये मोदी जी के पॉलिसीज और मोदी जी के ताकत है, उससे वापस आए। एलआईसी के एसेट्स जीडीपी पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका सबसे आगे है, ये मोदी जी के पॉलिसी है। सेबी का इनकम 20,000 करोड़ से ऊपर चला गया, ये मोदी जी के पॉलिसी। तो और मोदी जी खुद बोले कि देखो अब रोडवेज नया लेवल पे जाएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी नया रोड लेवल पे जाएगा, एयरवेज नया रोल पे जाएगा, वाटरवेज जो गंगा का उन्होंने कहा कि वो सब नया। तो ऑलरेडी उनका सपना, उनका पॉलिसीज, उनका प्लानिंग सब तैयार है। आप कैसे, कहां से क्या होगा मनोज यादव जी? प्रदीप जी, बीजेपी के पास ना कोई सपना है, ना कोई विजन है, ना कोई पॉलिसी है। बीजेपी एक बेहतरीन जुमलेबाज पार्टी है, एक बेहतरीन सा जुमला फेंकती है, एक बेहतरीन सा सपना दिखा के जनता को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और उसका कोई भी फीडबैक नहीं। आप मुझे बता दो, काला धन आया नहीं इस देश में, फेयर एंड लवली स्कीम आई, उस पैसे को, इस देश का काले पैसे को, जो ब्लैक मनी था, जिनको सबको जेल में होना चाहिए, फेयर एंड लवली स्कीम लेके आए। ए भैया 60% तुम ले जाओ और 40% हमको दे जाओ, कुछ ऐसा ही था। 60-40 का रेशियो था कि गवर्नमेंट को रखना था 60%, ऐसा ही कुछ था। तो लेके फेयर एंड लवली स्कीम लेके वो पैसा क्या किया, बांट दिया। और किनको बांट दिया? इस तरह के एसेट्स में बांटा जिससे कोई फायदा नहीं हुआ। गरीबी इस देश में है। नरेंद्र मोदी जी लगातार इंदिरा गांधी जी पे अटैक करते हैं, नेहरू जी पे अटैक करते हैं कि गरीबी मिटाने की बात की। आपने क्या किया? 1 साल में एक फार्मर को 6,000 रुपए दिए। चलो अच्छा, आप मान लेते हैं कि एक बड़ा कदम, सशक्त करने वाला कदम। तो आप ये बताइए, उसके ऊपर आपने कितना टैक्सेस लाग दिए, जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें थी सब पे जीएसटी थोप दिया,
सब पे महंगाई ला दिया, उसकी आय जो थी उसको आपने बढ़ाया नहीं, उल्टे उसका जो व्यय था, जो उसका लागत थी, उसको आपने डबल ट्रिपल कर दिया, खाद की बोरी कम कर दी। तो जो कुछ बीजेपी ने किया वो सब छलावा किया, छलिया टाइप के लोग हैं, लोगों को धोखा देने वाले लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई इनके आंकड़ों पे, इनकी जीडीपी पे, इनके विश्व के आंकड़ों पे, इनकी अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पे कोई जनता विश्वास नहीं करती। अगर विश्वास होता तो नरेंद्र मोदी जी रियलिटी में 370 पार करते। अभी थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में मेरा जो अपना आंकड़ा था, जो मैंने आपसे कहा था बीजेपी 40 नहीं पार करेगी, लेकिन हाँ कैलकुलेशन में, हमारे आंकड़ों में अलायंस 50 क्रॉस कर रहा था। इन लोगों ने, अब एक्सपोज किए दे रहा हूं आपको, लगेगा तो ऐसा क्यों बोल रहा, लगभग 7 to 8 सीट प्रदीप जी और आरके जी, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की इस सरकार ने हमको जबरदस्ती हरा दिया। मैं सीटों का नाम बता रहा हूं, हमको मेरठ जबरदस्ती हरा दिया गया, हमको अली जबरदस्ती हरा दिया गया, फरुखाबाद जबरदस्ती हरा दिया गया, बांसगांव जबरदस्ती हरा दिया गया, अमरोहा जबरदस्ती हरा दिया गया। इस तरह जितनी भी सीटें हैं पूरे प्रदेश में, लगभग 7-8 सीटें हैं जो जबरदस्ती काउंटिंग रोक के हमको हरा दिया गया। हमारा कैलकुलेशन 50 प्लस था और इनको हम 40 के अंदर रोक रहे थे। तो वो सारी चीजें इन्होंने जो की हैं वो बड़ा शर्मनाक है। ऐसा प्रधानमंत्रित्व पद, ऐसी सरकार, बीजेपी को मुबारक। तो आपका कहना है जयराम रमेश जी जो कह रहे थे, जयराम रमेश जी जो आरोप लगाया था अमित शाह जी के 150 डीएम्स को उन्होंने फोन करके चुनाव काउंटिंग से पहले, तो ये सब उसी का नतीजा है कि आप कैसे देखते हो कोऑर्डिनेशन? बिकॉज जयराम रमेश ने खुलेआम कंप्लेन भी किया था, उनको नोटिस भी सर्व हो गया था ये इलेक्शन कमीशन से। बिल्कुल, वो बिल्कुल सही बात थी, उसमें कोई झूठी बात नहीं थी। कौन डीएम आएगा जिसने, अच्छा एक अधिकारी ने मुझसे कहा कि इनका आदेश आया है कि साहब आपको मैनिपुलेट करना है जैसा हम चाहें, लेकिन ना मैं उस अधिकारी का नाम बता सकता, ना वो कोई कंप्लेंट करने जाएगा। अगर मैं बता दूं कि मान लीजिए एक्स राम थे, तो क्या मेरे कहने से कोई मान लेगा क्या? जब तक वो एक्सेप्ट ना करे बात, तो कौन सामने आएगा? वो कोई नहीं आया। लेकिन स्पष्ट था, और उसके उदाहरण मैंने आपको बताया। उत्तर प्रदेश में ये बड़ा क्यों नहीं कर पाए खेला? एक तो इंडिया अलायंस का मार्जिन बहुत बड़ा है, बिग। मेरे पास एक डेटा मोबाइल में पड़ा है अभी, मोदी जी शायद मेरे ख्याल से 17वें नंबर पे है बिग जीत में, 17वें नंबर पे। नंबर 1 पे महेश शर्मा है जो नोएडा से जीते हैं, और इसके बाद इंडिया अलायंस और हमारी सीटें, मोदी जी से अच्छा मार्जिन हमारी सीटों पे रहा। लगभग 5 से 7 हमारे ऐसे कैंडिडेट रहे जिन्होंने लगभग 1.5 लाख के मार्जिन को क्रॉस किया, एक बड़ा अंतर पैदा किया। और तो हमारे भी प्रत्याशी जीते हैं उस पे लगभग एक बड़े मार्जिन के साथ। तो ये गेम इनका नहीं चल पाया। बाकी समाजवादी पार्टी के लीडर आदरणीय राष्ट्रपति जी का आह्वान कि हम करो या मरो की नीति पे चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई बदनामी इस तरह की चीजें होंगी तो उस पर देखिए, आखिर में कर ही लिया। जब उनको बहुमत की तरफ, उनके एनडीए को बहुमत मिल गया, तो उन्होंने प्रेशर बना के 7-8 सीटों पे गेम कर लिया। तो ये बड़े ही ओछे, निचले और उस तबके के लोग हैं जो सत्ता पाना चाहते हैं, एनी हाउ सत्ता। आप लोगों का अनुभव है, आपने कितनी सरकारें देखी, आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा रहा है जिसको कुर्सी पकड़ के बैठ गया कि मैं अब छोड़ूंगा नहीं कुर्सी, अब किस में मुझे प्रधानमंत्री बने रहना? ये कौन सा? भारत की संस्कृति को, भारत की राजनीति को, भारत के पूरे ओवरऑल सिस्टम को ये बात ही नहीं सूट करती है कि मैं ही बैठूंगा। तो ये तो एक पीडीए was a successful, मनोज यादव जी, पीडीए was a very successful experiment। पूरे देश ने देखा है और पूरे देश ने इसको सराहा भी है कि 37 सीट्स के ऊपर आप लेके आए और बीजेपी के हाथ से वो आपने लेकर आपने विजय प्राप्त कर दिया, बीजेपी के रथ को रोके, मोदी जी के रथ को रोके। ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट अगर इनकॉर्पोरेट होता है इंडिया अलायंस, कैसे अगर ये पीडीए ना होता तो कांग्रेस को भी इतनी सीटें नहीं आने वाली थी उत्तर प्रदेश में। राहुल जी के लिए भी चुनाव मुश्किल था। आप ये बात स्पष्ट जान लीजिए। एक वैक्यूम बनाने का पूरा प्रयास किया गया, उस पे योजनाएं लेके हम आए, और उस वजह से पूरा वैक्यूम जब बन गया, उस पे प्रेशर पड़ गया, सारे वर्ग के लोगों ने उस बात को समझा। बीजेपी के नेताओं का धन्यवाद जिन्होंने संविधान को बदलने की बात कही, उसमें एक और हमें एनर्जी को एनर्जी ताकत मिली। रियल में अगर ये आ जाएंगे, उसका एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि मायावती जी का 9% वोट शिफ्ट हो गया। कहां गया? समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में शिफ्ट हुआ। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे हम संविधान बदल देंगे।
और संविधान बदलेंगे तो क्या कोई आरएसएस को प्रॉब्लम होने जा रही है क्या? उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। ना इस देश के सवर्ण तबके को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने जा रही है। प्रॉब्लम किसको होगी? इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज के लोगों को, गरीब किसान मजदूर को होगी। वो कौन लोग हैं वो सबको पता है। तो वो बीजेपी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके नेताओं ने इतने अच्छे वचन बोले जिससे जनता को और हमें प्रचार करने में और आसानी मिली। बिहार एक विषय है, जो बात मैंने कही कि बिहार का परफॉर्मेंस और कर्नाटक का परफॉर्मेंस अगर अच्छा हो जाता, मैं नाम लेता था, आपको याद होगा किस तरह मैं कहता था कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और एक स्टेट पश्चिम बंगाल, 4 नाम, 3 पे हमें अच्छी सक्सेस मिल गई, 1 पे थोड़ा सा रह गया। अगर बिहार हम 50-50 कर लेते तो निश्चित तौर पे आज पत्र भी राष्ट्रपति महोदया को जा चुका होता और हम शपथ भी जी दुरुस्त बात। लेकिन खैर होना तो खैर वही है, थोड़ा सा देर लगेगी। तो मनोज यादव जी, कहने का मतलब ये हुआ कि थोड़ी देर के लिए विपक्ष में बैठेंगे, मतलब थोड़ी देर के लिए स्पीकर साहब के लेफ्ट पे आप बैठेंगे, फिर उसके बाद राइट पे जाएंगे। बहुत जल्दी राइट साइड पे जाने वाले हैं स्पीकर साहब के। देखिए, हमने जो जनता से प्रॉमिस किया, जिस नाम से हमने वोट हमको मिले हैं, वो बड़े मुद्दे हैं इस देश के, वो गरीबों के मुद्दे, किसानों, मजदूरों, नौजवानों के मुद्दे। उसके लिए हम कुछ भी करें, और करना कुछ नहीं, किसी का छीनना नहीं है, किसी का यहाँ डाका नहीं डालना है। त्याग करेंगे, हम भगवान बुद्ध बने, बड़ा त्याग करें, भगवान राम की तरह हम गद्दी का त्याग करें, हम अपने आप को रिवर्स करेंगे और प्रधानमंत्री खोजेंगे जो हमारी इन सारी योजनाओं को, और जब हम त्याग करेंगे तो निश्चित तौर पे हमको एक बेहतरीन प्रधानमंत्री मिलेगा। क्योंकि ये माशाल्लाह कहने का मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस से भी हो सकता है और एनडीए से भी हो सकता है और कहीं और से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। निश्चित तौर पे, निश्चित जो सबकी मर्जी होगी, उस हमारे अलायंस के जो हमारे घोषणा पत्र थे, उन सब की जो सहमति। कंडीशन सिर्फ एक है कि उसको भारतीय होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। कोई भी हो, पी हो, डी हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं करता, ए हो, जो भी हो, वो सब चलेगा, लेकिन हमारी योजनाओं को जमीन पे उतारे और इस देश की समस्याओं को खत्म करे। 5 किलो राशन 21वीं सदी में भारत का प्रधानमंत्री के मुख से इस देश को देने वाला कोई गिफ्ट नहीं होना चाहिए। कोई वो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में हमारी बदनामी हो कि 5 किलो राशन की बात करता है भारत, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां पे 5 किलो राशन की बात प्रधानमंत्री करे। अरे ये स्कीम तो प्रधानों के पास होनी चाहिए, प्रधान गांव का, कि मैं अपनी जनता को अपने उस क्षेत्र में गरीब आदमी को 5 किलो राशन दूंगा, और देश का प्रधानमंत्री कहे कि मैं तुम्हें इतने पाउंड दूंगा, इतने डॉलर दूंगा, इतनी चीजें लेके आऊंगा, इतना सोना दूंगा, इतनी मजबूती दूंगा कि दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। वो क्या बात है, क्या बात। मनोज यादव जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। ग्रेट कैंपेन, बैटल वेल फॉट, फैंटास्टिक। और आपके इंटरव्यू और वाक्य हमेशा याद रहेंगे, बिकॉज़ शुरुआत से आप बोल रहे हैं ये होने वाला, ये होने वाला, और एक्चुअली हुआ, असल में हुआ। आप ये भी बोले थे कि ये भी जाने वाले, अयोध्या भी जाएंगे, पहले आपने कहा था अयोध्या फर्स्ट, आपने कहा था अयोध्या भी हारने वाले। बिल्कुल, मैंने ये बात कही थी, अयोध्या हारेंगे, वही हुआ। और आपने ये भी कहा था कि मोदी जी के लिए मुश्किल हो रही है, ये कहा था आपने, याद है मुझे, और हम लोग हंस रहे थे। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो, अयोध्या कैसे हारेंगे, अयोध्या हारेंगे। लेकिन मोदी जी, अरे 4 के 5 चरण में मोदी जी पीछे रहे काउंटिंग में, वो तो बाद में रिकवर किया उन्होंने। ऐसी क्या बात है। उसके लिए मैं एक बात बता दूं आपको, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं 1 मिनट में खत्म। जी बोलिए सर, बोलिए प्लीज। ये कांग्रेस से ब्लंडर मिस्टेक हो गई, वो आंकड़े आप दिखवा लीजिएगा। कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को उतारा, अपने प्रदेश अध्यक्ष को, अजय राय को, दरअसल में हुआ ये कि उनकी फाइट थी वो मुख्तार अंसारी से। मुख्तार अंसारी बनारस के मुस्लिम कम्युनिटी के एक बड़े लीडर के रूप में जाने जाते हैं, उनको मसीहा की तरह लोग मानते थे। तो जो टिकट अजय राय जी को मिला और मायावती जी ने मुस्लिम कम्युनिटी को दे दिया, तो जो रिएक्शन था अजय राय जी के और मुसलमानों के बीच में, वो रिएक्शन उस चुनाव में आ गया। 3.5 लाख वोट मायावती जी के प्रत्याशी को मिल गए, 3.5 लाख। अगर कांग्रेस कहीं किसी ब्राह्मण को उतार देती या किसी ऐसे चेहरे को जिसपे इस तरह का कंट्रोडिक्शन ना होता, लड़ाई ना होती किसी कम्युनिटी को लेके, नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए थे, बनारस से चुनाव हारते 1.5 लाख से।
1.5 लाख से आप जाके मतलब भूमिहार की जगह अगर ब्राह्मण लड़ता तो आप मतलब भूमिहार भी लड़ता अगर वो अजय राय ना होते, कोई और हो, तो निश्चित तौर पर मोदी जी का काम खत्म बनारस ने कर दिया था, क्या बात है सर। खत्म कर दिया था। मनोज यादव क्योंकि जी, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, कहीं भी इतना वोट नहीं मिला जी। बहुत बहुत बधाई आपको। ग्रेट आप सबका कैंपेन, बहुत व्हाट अ धन्यवाद। रिजल्ट, फैंटास्टिक। नमस्कार सर, जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार, नमस्कार। और आगे के लिए, आने वाले वक्त के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही बिल्कुल। बारीकी से देखा जाएगा कि अब आगे आप लोग क्या करते हैं। और पीडीएस स्कीम पूरे देश में कैसे आप लोग उसको प्रमोट कर जी। सकते हैं, उसको देखना पड़ेगा। जैसा आपने कहा कि अब आप त्याग की राजनीति अपनाएंगे, त्याग की राजनीति। नमस्कार सर, जय हिंद। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। But the official statement has come from the India Alliance. They've said that we are going to sit in the opposition. We have no problem. हमें क्या? आप majority prove करिए, and they'll have to prove a majority in the floor test. I don't see any difficulty, by the way, but one never knows. One never knows. One never thought that the BJP would not get even 45 seats in Uttar Pradesh. I didn't think so. Neither did you. लूज अयोध्या, इम्पॉसिबल। 500 Lose साल का अयोध्या। मेहनत, त्याग। लूज अयोध्या, अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? लेकिन हो गया। फिलहाल आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप जरा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। वो घंटी भी बज गई है अब तो। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।